हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 37 ईयर्स के 1988 से लेके 2024 तक जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि I have already taught more than 5,000 plus students in NEET, as well as I have also trained them to tackle various national level entrance examinations for PhD, as well as बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो नीट के अंदर भी बहुत बढ़िया रैंक्स ला चुके हैं। तो मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ एक्सपर्टीज भी है। तो अगर आप ये लेक्चर स्टार्टिंग टू एंड देखोगे तो आपको क्वालिटी भी पता चल जाएगा कि और मेरा एक्सपर्टीज क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है हम ये पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि लगभग 200 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, तो हम उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करेंगे। जैसे ये पार्ट के अंदर हम डीएनए के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्वेंटी 2023 में पूछा गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड बाय विथ सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अभी ध्यान में ये रखना है कि डीएनए जो है, डीएनए इज नेवर पॉजिटिवली चार्ज। इसका जो बैकबोन होगा इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। तो अगर शुगर फॉस्फेट बैकबोन की हम बात करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, इसकी वजह से इट विल रेंडर नेगेटिव चार्ज टू द डीएनए। तो पॉजिटिवली चार्ज ये कभी जिंदगी में हो नहीं सकता आपका डीएनए। इसके साथ साथ यूकैरियोट्स की तो बात बराबर बोल रहा है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए है और इसको रैप किया जाएगा अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन, क्योंकि हिस्टोन के अंदर बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स और ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए दोनों जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से आपका पेयरिंग भी दिखा सकता है, इंटरेक्शन भी दिखा सकता है। और ये स्टेटमेंट 2 आपका सही है, इससे फिर आपका न्यूक्लियोसोम बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, फॉल्स, और स्टेटमेंट 2 जो है ये ट्रू है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि आपका जो डीएनए है इट इज वाउंड बाय योर हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि ऑक्टेमर के अंदर क्या क्या आएगा, 2 H2 आएंगे, 2 H2B आएंगे, 2 H3 आएंगे, 2 H4 आएंगे। जो आपका लिंकर हिस्टोन होता है वो बाहर की तरफ होता है, जिसको हम H1 हिस्टोन बोलते हैं। ये कोर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बाहर की तरफ होगा। और ये इस तरीके से आपका लिंकर डीएनए मौजूद होगा, और ये न्यूक्लियोसोम नंबर 1 और न्यूक्लियोसोम नंबर 2 उन दोनों को जोड़ने का काम आपका लिंकर डीएनए करता है, और बाहर की तरफ आपका लिंकर हिस्टोन होगा, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, H1 हिस्टोन। ठीक है, और फिर ये अंदर की तरफ आपका हिस्टोन ऑक्टेमर दिखा है, जो कि बनेगा आपका H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये सब के 2 कॉपीज होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8। तो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स में कौन कौन चीज आएगी, H2A, H2B, H3, H4, whereas H1 हिस्टोन इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर ऑफ हिस्टोन। ठीक है, और ये न्यूक्लियोसोम जो है इसके अराउंड आपका जो डीएनए है वो लगभग 146 बेस पेयर वाला बाउंड होगा। और ये जब आप स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब ये एक बीड की तरह नजर आएगा, ये डीएनए आपका स्ट्रिंग की तरह, और ये अगेन बीड। तो इस तरीके से बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डीएनए के ऊपर इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। 2022 में पूछा गया, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, सही बात है। हम ये पढ़ते हैं कि आपका हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यू क्रोमेटिन जो है आपका लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है। तो इसके अंदर ये
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होगा या फिर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होगा। और ये आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो स्टेन है ये लाइट स्टेन करेगा। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? आपका टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन कॉन्फ़िगरेशन होगा, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट रीजन, और वो डार्कली स्टेन करेगा। ठीक है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। आप हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट रीजन। इसके साथ साथ अगर आप इसको स्टेन करोगे तो ये डार्कली स्टेन देखने को मिलेगा, स्टेन डार्क। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये सेंट्रोमियर और टीलोमियर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो सही जा रहा है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं, ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट। ए होना चाहिए, बी गया, बी गया, बी गया। हिस्टोन ऑक्टेमर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। सही बात है, अभी हमने बात किया हिस्टोन ऑक्टेमर के अंदर 2 H2A होगा, 2 H2B होगा, 2 H3 होगा, 2 H4 होगा। और हिस्टोन जो है इट विल बी ऑल्सो रिच इन पॉजिटिव अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि लाइसिन, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन। ठीक है, हिस्टिडीन भी होगा इसके अंदर। तो ए सी डी तो सही जा रहा है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर, नहीं 146 बेस पेयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ये 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए ये बाउंड करेगा अराउंड योर न्यूक्लियोसोम। तो ई नहीं हो सकता, तो आंसर ही निकल के आ गया ऑप्शन बी। 2022 में पूछा गया, इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.11 मीटर, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर? तो हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। तो बोल रहा है कि अगर मैं इतना लेंथ दूं तो कितने बेस पेयर होने चाहिए? तो अगर हमको दो के बीच में डिस्टेंस पता है तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1.11 मीटर अपॉन 0.34, और नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻⁻9 हो जाएगा मीटर। 1.11 डिवाइडेड बाय 0.34 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे -9 होगा। ठीक है ना, 0.34, 3.2647 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा, और ये इतना बेस पेयर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो आंसर आपका फर्स्ट। 2021 में पूछा गया, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आप ये पढ़ते हैं कि जो आपका फ्लो है इंफॉर्मेशन का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। जैसे कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, यही डायरेक्शन में आपका फ्लो जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वो होगा। हम इसका उल्टा नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, यही डायरेक्शन आपको फॉलो करना है। इसके अंदर ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दो कॉपीज बनेंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए विल बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट, पर्टिकुलरली 3' to 5' स्ट्रैंड इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट, और फिर इसका 5' to 3' हम सिंथेसाइज करते हैं आरएनए को। इट इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विच इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। फिर ये जो आरएनए होगा आपका, इट विल बी ट्रांसलेटेड अपॉन, या फिर इट विल बी ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम इन 5' to 3' डायरेक्शन, और फिर आपके कोडॉन के करस्पॉन्डिंग आपके अमीनो एसिड्स को बुलाया जाएगा।
और बहुत सारे अमीनो एसिड्स को इस तरीके से जोड़ के हम प्रोटीन बनाएंगे। और ये जो दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स है वो हो गए आपके पेप्टाइड बॉन्ड, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें। ठीक है, और ये आपका एक सिंगल क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो अभी ये क्लियर है। तो बताओ पी क्या होना चाहिए, अगर मैं इसके अराउंड एरो दिखा रहा हूँ मतलब ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो पी का रेप्लिकेशन होना चाहिए, पी का रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये ए और सी गया। डीएनए से आरएनए बनना, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो आर का ट्रांसलेशन होना चाहिए, ट्रांसडक्शन तो ये हो ही नहीं सकता, ट्रांसलेशन और प्रोटीन। और एस जो बनेगा मेरा फाइनली, ये क्या है, प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ये भी इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट। ये हमको पता है कि अगर मैं यहाँ पे 5 चलो यहाँ पे 3 प्राइम या फिर 5 प्राइम कंसिडर कर ले, चलो 5 प्राइम, और अगर मैं यहाँ पे एडेनिन ले लूँ, ठीक है, तो 3 प्राइम यहाँ पे किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, थाइमिन के साथ। मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर जितने भी एडेनिन हो गए वो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे थाइमिन के साथ में बेस पेयरिंग करेंगे। अगर मेरा 30% एडेनिन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री पे भी, स्टैंड पे भी 30% मेरा थाइमिन होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 30 + 30 कितना हो गया, 60%। तो टोटल कितना रहा होगा मेरा, 100%। ये टोटल रहा होगा। टोटल में से मैं अगर 60% माइनस कर दूं, और ये 60% में कौन कौन आ रहा है, एडेनिन आ रहा है, थाइमिन आ रहा है, फिर मेरा जो बचेगा वो है 40%। और 40% में मेरा ग्वानिन आ सकता है और साइटोसिन आ सकता है। तो यहाँ पे मैं, हमको पता है कि जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, या फिर जितना साइटोसिन होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे उतना ही ग्वानिन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर ये 20% होगा ग्वानिन और साइटोसिन होगा 20%, खत्म ही है। तो थाइमिन है आपका 30%, ग्वानिन 20, साइटोसिन 20। तो देखते हैं, थाइमिन 30, ग्वानिन 20 और साइटोसिन 20। ठीक है, तो बहुत इजी होते हैं ये टाइप के क्वेश्चंस। और बायोलॉजी जो है ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं होता है, आपका जो मेंटर है उसका एक्सपर्टीज क्या है, उसके एक्सप्लेनेशन स्किल्स कैसे है, कंटेंट डेवलपमेंट स्किल्स कैसे, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि उसका जो स्टूडेंट है वो कितने आसानी से कंसेप्ट समझ सकता है। ठीक है, इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। ठीक है, हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन साइड चेन, सही बात है, क्योंकि इसके पास भाई पॉजिटिवली साइड चार्ज अमीनो एसिड्स हो गए, जैसे कि आपके इसके पास क्या क्या होगा, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये अमीनो एसिड्स की वजह से इसके पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब ये डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा तो डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, उसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो पाता है, और मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से ये इंटरेक्शन देखने को मिलेगा आपको। तो ये बात तो सही है आपका। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है, क्योंकि आपका क्या बनेगा, ऑक्टेमर बनेगा। उसमें 2 H2A हो गए, 2 H2B हो गए, 2 H3 हो गए, 2 H4 हो गए। क्या पीएच ऑफ हिस्टोन स्लाइटली एसिडिक होगा, नहीं होगा, ये क्या होगा, बेसिक, क्योंकि इसके पास बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग वाला ये। हिस्टिडीन्स आर रिच इन अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2021 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो हम सभी को पता है भाई। अगर हम डीएनए की बात करें तो एडेनिन जो है ये थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेस पेयरिंग करेगा। ग्वानिन अगर हुआ तो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा। अगर आरएनए हुआ तो हमको पता है कि आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है, तो एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ 2 पेयर से 2 बेस पेयरिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयरिंग करेगा। इसके अंदर आपको वीक हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है।
between adenine and uracil as compared to adenine and thymine. और फिर आपका ग्वानिन साइटोसिन जो है ये एज यूजुअल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो ये बच्चों वाला है, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात है। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 1 नहीं, कितना होना चाहिए, 2 होने चाहिए। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 3 नहीं, 2 होने चाहिए। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो होता है, ठीक है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया। देखते हैं क्या पूछा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of a double stranded DNA helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of the DNA is approximately। भाई अगर हमको ये पता है कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है 0.34, टोटल हमको दिया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ये आपको क्या दिया है, जीनोम का साइज दे रखा है, और दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है 0.34, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना था, बाकी कुछ भी करना नहीं था यार, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो करके देखते हैं, 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.34 कितना है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, और हमको पता है 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.24 मीटर, तो 2.2 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है, इजी। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। प्यूरिन्स की अगर हम बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन होगा, आरएनए के अंदर आपका एडेनिन और ग्वानिन होगा। अगर हम पिरिमिडिन की बात करते, तो क्या होता, पिरिमिडिन अगर हम डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर बात करते, तो डीएनए के अंदर पिरिमिडिन में आएगा साइटोसिन एंड थाइमिन, आरएनए के अंदर थाइमिन आपका एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे आएगा साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइटोसिन नहीं हो सकता, थाइमिन नहीं हो सकता, साइटोसिन नहीं हो सकता, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये पूछा गया 2019 के अंदर। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1, मतलब लिंकर की बात चल रही है, हिस्टोन H1 विथ अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट। अगर H1 है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ लॉजिक बनता ही नहीं है उसका, ठीक है, क्योंकि दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो होगा उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं, और वहां पे बाहर की तरफ मुझे H1 हिस्टोन देखने को मिलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन और इसका कुछ संबंध नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। क्या हिस्टोन H1 का मतलब यह है कि आपका डबल हेलिक्स एक्सपोज्ड है, ऐसा भी नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द डीएनए इज कंडेंस इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर, क्योंकि जब आपका कंडेंसेशन चलेगा तभी मुझे न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेगा ना। अगर कंडेंसेशन चल ही नहीं रहा मेरा, तो विदाउट न्यूक्लियोसोम होना चाहिए। अगर हिस्टोन प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है कि आपको इतना लंबा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको कॉइल करके मैक्सिमम जितना कंडेंसेशन हो सके उतना करूंगा, और छोटे से न्यूक्लियस में उसको मैं फिट कर पाऊंगा पूरे एंटायर जीनोम को, इसीलिए हम कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है। इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड, 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of other 3 bases expected to be present in this DNA are। ये अगेन कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं ये 5' और यहाँ पे अगर मैं साइटोसिन ले रहा हूँ,
33 प्राइम हो जाएगा, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, ग्वानिन के साथ। अगर साइटोसिन मेरा 17% है, ठीक है ना, तो कॉमन सेंस वाली बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा तो नीचे वाले स्टैंड वाला भी आपका ये 17% होना चाहिए। अगर टोटल बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन ये अगर 100% में लू, ठीक है, इसमें से 17 + 17 34% में माइनस कर दू। ये 34 में कौन कौन आ रहा है, साइटोसिन एंड ग्वानिन आ रहा है टोटल, तो ये मेरा कितना होगा 66%, ठीक है। ये 66% में बचेगा कौन, एडेनिन और थाइमिन। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 33 एडेनिन हो जाएगा और 33% मेरा थाइमिन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं वो सेम डायग्राम ऊपर वाले दिखाऊं कि मान के चलो यहाँ पे एडेनिन ले लिया मैंने, नीचे होगा थाइमिन, तो अगर मैं इसको 33% बोलता तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब जितना 33% एडेनिन ऊपर के स्टैंड में रहे होगे उतने के उतने वो नीचे के साथ थाइमिन के साथ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगी। तो 33 एडेनिन थाइमिन और आपका ग्वानिन कितना आ रहा है 17%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कितने आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अरे यार ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको। डीएनए से आरएनए, अगर डीएनए को टेम्पलेट मानते हुए मैं अगर एमआरएनए बनाऊं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। एमआरएनए विल बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय योर राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो डिकोड करेगा आपका एमआरएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन, और उसके रिस्पेक्ट में आपका जो करस्पॉन्डिंग टीआरएनए है उसको बुलाया जाएगा, उसका एंटीकोडन और कोडन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे, और उसके साथ आपका पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो है वो लाया जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन, बी रेप्लिकेशन बोल रहे हैं भाई। ये तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये किसने प्रपोज किया है, फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। ये भी इजी है। यहाँ पे डीएनए टू एमआरएनए, बताओ क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन। तो सी का ट्रांसलेशन, सी का ट्रांसलेशन, सॉरी डीएनए इनटू एमआरएनए, हाँ, तो सी का ट्रांसक्रिप्शन, सी का ट्रांसक्रिप्शन, सी का ट्रांसक्रिप्शन, सी का ट्रांसक्रिप्शन, खत्म है ये। एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, सही बात है, और दिस इज प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक। तो पिछले वाला ही क्वेश्चन वो रिपीट किया गया है कर्नाटका नीट 2013 के अंदर। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस एज बीड ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो मैं आपको कंडेंसेशन समझा रहा हूं कि आपका जो डीएनए है इट विल बी बाउंड, ठीक है। तो कंडेंसेशन करते वक्त आपके इस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड आपका डीएनए को रैप किया जाएगा, और एक न्यूक्लियोसोम कितना रैप करेगा, 146 बेस पेयर का डीएनए, ठीक है। ये तो हम स्टार्टिंग के फेजेस में बात करते हैं, धीरे धीरे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है, फिर आपका स्कैफोल्ड बनेगा, फिर क्रोमेटीन बनेगा, फिर क्रोमेटिड बनेगा, फिर क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमको पता ही है, और ये इस तरीके से बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें बीड जो है आपका ये न्यूक्लियोसोम है, और जो आपका स्ट्रिंग है वो है डीएनए, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा अंडर माइक्रोस्कोप। तो जीन्स तो ऐसे नहीं दिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड तो ऐसे नहीं दिखेंगे, बेस पेयर भी ऐसे नहीं दिखेंगे, न्यूक्लियोसोम दिखेंगे, ठीक है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो ये जो है मुझे अभी तक सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन टारगेट कर रहा है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का। हमने बात किया था कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में जो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक फ्लो की, वो यही डायरेक्शन में आगे पास होगी। लेकिन अगर मैं आरएनए से डीएनए बनाना चाहूं तो दिस इज योर एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना चाहिए, लेकिन मैं आरएनए को टेम्पलेट मानते हुए वापस से डीएनए नहीं बनाऊंगा। और आरएनए टू डीएनए ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अगर डीएनए टू आरएनए है, और अगर मैं आरएनए से वापस डीएनए बनाऊं, उल्टा जाऊं,
तो मैं उसको उल्टा ट्रांसक्रिप्शन बोल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसका एग्जाम्पल है HIV वायरस। ठीक है, क्योंकि HIV वायरस में होता यह है कि HIV वायरस जो है ये RNA वायरस है। ये अपने DNA के अंदर वो खुद का वायरस का जो DNA है वो इंटीग्रेट करना चाहता है। तो अपना तो DNA है और इसका जो DNA होता है वो RNA होता है। तो ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से के मदद से उसका RNA जीनोम जो है उसको DNA में कन्वर्ट करेगा और वो DNA जो है अपने DNA के अंदर वो इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये लॉजिक होता है HIV वायरस का, इसके रेप्लिकेशन का। तो आपका यहाँ पे आपको सिर्फ ढूंढना था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो वो किसका एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसके अंदर मौजूद होगा, HIV वायरस के अंदर। तो ये क्लामाइडोमोनास नहीं होगा, म्यूकर नहीं होगा, पी नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपके प्लांट्स है। और प्लांट्स के अंदर आपका हमको पता है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो है ये फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद नहीं होता है। और क्लामाइडोमोनास जो है ये भी मौजूद नहीं होगा, मतलब इसके अंदर भी ये इन्वॉल्व नहीं होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका HIV के अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, द 3'5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन। अभी यहाँ पे पहले तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड में DNA के अंदर आपको अगर, या फिर बेस और शुगर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अगर बेस शुगर के साथ में फॉस्फेट जोड़ दूं तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं ये उल्टा जाऊं और यहाँ पे आप लेबलिंग भी देख सकते हैं, ये आपका शुगर है और ये रहा आपका बेस। ठीक है, और ये आपका फॉस्फेट दिखा रखा है 5' पोजीशन पे, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 5' पोजीशन और जहाँ पे मेरा बेस अटैच होता है वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो आपका फर्स्ट पोजीशन होता है। ये सेकंड होगा, ये थर्ड रहा होगा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो आप 3' से आप देख सकते हैं, ये पहले वाले का 3'। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और फिफ्थ। तो क्या मैं 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का डायरेक्शन देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। वैसे अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो ये 3' है, 1 2 3 4 5। 3' to 5' का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो DNA रेप्लिकेट करेगा 5' to 3' डायरेक्शन में, लेकिन आपका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन का जो डायरेक्शन है वो 3' to 5' होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप नीचे वाले स्टैंड से भी देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये उल्टा करना है शुगर। तो इसका ऑक्सीजन एटम जो है ये डाउनवर्ड फेस करेगा और ये इसका 5' एंड है। और जहां से मेरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बेस अटैच होता है तो वो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ये 2, ये 3, ये 4 और ये फिफ्थ। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये थर्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन 1 2 3 4 फिफ्थ। तो 3' और 5' के साथ या फिर 3' to 5' डायरेक्शन में आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन रहा है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही लॉजिक, 1 2 3 4 फिफ्थ। ठीक है, तो ये 3' 5' 3' to 5' डायरेक्शन है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्मेशन का। तो क्या क्या करेगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्या वन DNA स्ट्रैंड विद अदर DNA स्ट्रैंड के साथ लिंक करेगा? नहीं, वो तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। वन न्यूक्लियोसाइड विद अनदर न्यूक्लियोसाइड नहीं, यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड बात करेंगे। वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, सही बात है। वन नाइट्रोजनस बेस विथ पेंटोस शुगर, इसका मतलब ये बोल रहा है कि वन नाइट्रोजनस बेस विथ पेंटोस शुगर, ये पर्टिकुलर जो बॉन्ड होगा ये होगा आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है,
तो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इसको तोड़ सकता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर इज थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू? सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल्स, वो तो सबके अंदर देखने को मिलेगा। विच प्रोड्यूसेस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन? नहीं, ये क्या होना चाहिए? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो है, सेंट्रोजोम के अंदर दो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल्स होंगे, अगर एक ऐसा होगा तो एक ऐसा होगा, ये सेंट्रोजोम है। और इसके अंदर देर आर टू परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल। और यही से फिर आपका एस्टर बनेगा। इसके साथ साथ आपका जो स्पिंडल फाइबर बनना चाहिए वो बनेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल, ये बात सही है। अगर मैं बॉडी का कोई भी एक सेल लूं, तो क्या उसके अंदर हर एक सेल के अंदर डीएनए अलग अलग होगा? नहीं, जितने भी सेल आपके बॉडी के अंदर है दे विल ऑल हैव सेम डीएनए, उसके अंदर जो बेसिस है वो सेम होगी। हालांकि बात ये अलग है कि आपके अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग जीन्स एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अलग अलग ऑर्गेनल की भी अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहेगी। तो जहां पे मुझे जो चीज चाहिए वहां पे वो जीन का एक्सप्रेशन में कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि पेनक्रियास का जो सेल है उसका डीएनए अलग है, फिर मेरा ब्रेन का या फिर जो नर्व सेल है उसका डीएनए अलग है। ठीक है, किडनी सेल का डीएनए अलग है, ऐसा नहीं होगा। जो एक सेल में जो डीएनए पाया जाएगा उसके अंदर जितने भी जीन्स है वो एग्जैक्ट हर एक सेल के न्यूक्लियस में सेम कॉम्पोजिशन के साथ पाया जाएगा। सिर्फ अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने के लिए अलग अलग जीन्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है, हो सकता है अलग अलग टाइम पे वो एक्सप्रेस किए जाए। ठीक है, जीन्स तो आपके सेम होंगे इन एवरी बॉडी सेल, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ, किससे बनेगा? क्या ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है? नहीं, ये तो आपका हिस्टोन से बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टेमर होगा और फिर उसको डीएनए को वाउंड किया जाएगा अराउंड दिस न्यूक्लियोसोम, तो ये भी नहीं हो सकता। डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन, 8 हिस्टोन नहीं होगा, 4 हिस्टोन होगा। ठीक है, और 4 हिस्टोन्स ये सारे दो दो कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 हिस्टोन है। लेकिन ये चारों के चारों जो है इनके दो दो कॉपीज होगी, तब हम इसको टेट्रामर बोलते हैं, सॉरी ऑक्टेमर बोलते हैं। लेकिन ये टोटल कितने हैं? 4 हैं। ये होगा आपका ऑक्टेमर, और ये टोटल टाइप्स कितने हैं इसके? 4, क्योंकि H1 हिस्टोन जो है ये कोर के अंदर देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे कोर मेंशन्ड है, तो H1 बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। इन द डीएनए मॉलिक्यूल द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज विद द ऑर्गेनिज्म। अभी ये हमने ये डिस्कस किया पहले भी कि अगर जो एडेनिन होगा एक स्टैंड पे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे कौन बाइंड करेगा? थाइमिन बाइंड करेगा। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। कोई भी आप ऑर्गेनिज्म ले लो, सी एलिगेंस लो, सी अर्चिन लो, ह्यूमन लो, प्लांट लो, यही चीज चलने वाली है। कंसिडरिंग दैट डीएनए कैसा है आपका? डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड में ऐसा फॉलो करेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा ही नहीं, क्योंकि वो अकेला प्रेजेंट होगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए में भी यही चीज चलेगी, तो ये वेरी नहीं करेगा। ठीक है, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, तो ये तो वेरी नहीं कर सकता। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स व्हिच रन एंटी पैरेलल, ये सही बात है।
एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और दूसरा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ये तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, एक का ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरे का ओरिएंटेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये तो सही जा रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल। कैसे इक्वल नहीं होगा? ये एडेनिन जो है ये तो प्यूरिन है, और थाइमिन जो है ये pyrimidine है। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही pyrimidine होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये होगा। तो नॉट ऑलवेज इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये ऑलवेज इक्वल होगा। देयर आर टू स्ट्रैंड्स व्हिच रन पैरेलल इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि डीएनए ऐसा होगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सेकंड। ये भी अच्छा डायग्राम है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये इन डेप्थ है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, और बहुत सारे कंसेप्ट यही डायग्राम से आपके क्लियर हो गए। जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वन शॉट लेक्चर देखेंगे या फिर उसके जब लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। और बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको ये पढ़ना ही है क्लास 11th के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट इट। ठीक है, प्यूरिन में क्या क्या आएगा? एडेनिन ग्वानिन, आंसर मिल गया। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है। pyrimidine में साइटोसिन आएगा, थाइमिन आएगा, यूरासिल आएगा। रॉन्गली मैच दिया है ना, रॉन्गली मैच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी किया अपन ने, रॉन्गली मैच्ड। तो ये तो आपका, चलो रॉन्गली मैच्ड में पहले तो करेक्ट वालों को एलिमिनेट करेगी। ये करेक्ट है तो इसको एलिमिनेट किया। ये है आंसर, क्योंकि रॉन्गली मैच्ड है, क्योंकि थाइमिन जो है आपका ये क्या होना चाहिए? pyrimidine। ठीक है, pyrimidine में थाइमिन यूरासिल भी आएगा, pyrimidine में यूरासिल साइटोसिन भी आएगा। ये 2008 में पूछा गया। 1 ton of the helix in a D form of DNA is approximately। तो जो हम पिच पढ़ते हैं, 1 ton is nothing but pitch, जो 360 डिग्री टर्न होता है आपका, उसमें लगभग 10 बेस पेयर आते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। तो अगर 2 के बीच में ये डिस्टेंस है तो 10 के लिए मैं क्या कर सकता हूं? 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 3.4 नैनोमीटर ये आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक टर्न बोल रहा है ना, तो कितना आएगा? 3.4 नैनोमीटर। 2006 में पूछा गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं, ये अगर मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट लो, मान के चलो, तो यहां से जब ये घूम रहा है तो जब ये यहां तक पहुंचेगा तो ये 180 डिग्री का टर्न, मतलब आधा टर्न यहाँ पे हो जाएगा। और जब ये पूरा घूमेगा यहाँ तक तो फिर यहाँ पे मेरा 360 डिग्री का टर्न खत्म हो जाएगा, मतलब एक कंप्लीट टर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 कंप्लीट टर्न, इसी को हम बोलते हैं पिच। और इसके अंदर आपको लगभग 10 बेस पेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 2 के बीच में हम अगर बोल सकते हैं कि डिस्टेंस 0.34 है, 10 के लिए कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर? 3.4। इसका विड्थ भी याद रखना है, कितना है? 20 नैनोमीटर। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के जो बेसिस होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एडेनिन लूँ, यहाँ पे थाइमिन लूँ, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से इसको जोड़ा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? बिटवीन बेसिस आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगी। एंटी-पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट वन स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज, वन स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तो डबल, अगर ये हेलिक्स है तो ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ घूमेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि एक स्ट्रैंड मेरा अलग घूमेगा, एक स्ट्रैंड दूसरा अलग घूमेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स एट देयर एंड शेयर सेम पोजीशन। यहाँ पे अगर मैं दिखो आपको तो एक का फॉस्फेट का जो डायरेक्शन है ये अपर साइड है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये नीचे की तरफ है। तो क्या मैं इनका डायरेक्शन अलग अलग बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता?
कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 स्ट्रैंड आर इन ऑपोजिट पोजीशन। इसके साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन जो है एक स्ट्रैंड पे अपर साइड फेस करेगा, सब जगह पे ये देख सकते हैं आप, अपर साइड फेस कर रहा है, और दूसरे साइड पे आपका ये डाउनवर्ड फेस कर रहा है। ऑक्सीजन एटम जो है आपका राइबो शुगर के अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 2006 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए। भाई कुछ करना ही नहीं इसके अंदर भी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डीएनए से आरएनए अगर हम करते हैं, और डीएनए में यूजुअली हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को क्या मानते हैं, टेम्पलेट मानते हैं। ठीक है, अगर मैं एमआरएनए की बात करूं तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका जो बनेगा ये एमआरएनए होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अगर मुझे उल्टा जाना है, मतलब आरएनए से डीएनए बनाना है, आरएनए से डीएनए बनाना है, तो आरएनए से डीएनए अगर मुझे बनाना है तो इस कंडीशन में मैं टेम्पलेट अगर आरएनए को लूं और ये टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं डीएनटी पीस को ऐड करूं तो मेरा डीएनए बनेगा। और ये जो हो जाएगा आपका, अगर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए है तो आरएनए टू डीएनए उल्टा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलता है ये, एचआईवी वायरस। तो बताओ कौन यूज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए का टेम्पलेट यूज करते हुए डीएनए ही बनाएगा। तो ये कैसा पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। तो ये डीएनए डिपेंडेंट हो गया, और ऊपर से डीएनए का टेम्पलेट मानते हुए वो एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा है, तो किसको सिंथेसाइज कर रहा है, डीएनए को। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, किसके ऊपर डिपेंड है, आरएनए डीएनए के ऊपर, क्योंकि डीएनए का टेम्पलेट चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट, और ये सिंथेसाइज किसको कर रहा है, टेम्पलेट मानते हुए आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पूछा है क्वेश्चन में आरएनए टेम्पलेट कौन यूज करेगा। वैसे ही अगर बी गया तो डी और बी तो सही है, मतलब ये दोनों एक ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में हम देख सकते हैं टेम्पलेट कौन है, आरएनए, और सिंथेसाइज किसको किया जा रहा है, डीएनए को। तो आंसर हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अंदर की तरफ जो फॉस्फोराइड जो आपका कट करेगा या हाइड्रोलाइज करेगा उसको हम बोलेंगे एंडो। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब बाहर से। प्रोटीएज तो प्रोटीन को कट करेगा, लाइपेज जो है ये लिपिड को कट करेगा। तो यहाँ पे इंटरनल की बात कर रहे हैं तो इनसाइड वाली चीज होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंडोन्यूक्लियस है ये बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, और एक्सोन्यूक्लियस जो है ये टर्मिनल साइड या एंड्स पे आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उसको कट करते हुए वो क्लीव करता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन लगा है, इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए वापस से। द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। देखो अभी इसमें होता ये एक चीज है कि अगर मैं मान के चलू एडेनिन लू, ठीक है, अगर मैं मान के चलू एडेनिन लू, और यहाँ पे 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये दूसरा स्ट्रैंड ये थाइमिन, ये 5 प्राइम। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं इसको मान के चलो मैंने इसको 20% लिया रैंडम, तो ये भी कितना हो जाएगा 20%। 100 माइनस 20 प्लस 20 40% में कर दूं तो टोटल 60% बचता है। ठीक है, ये 40% में एडेनिन था, थाइमिन था,
तो ये 60% में ग्वानिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। इसका मतलब ग्वानिन का 30, साइटोसिन का 30 हो जाएगा। अगर मैं अभी एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन को कंपेयर करूं, क्या ये इक्वल है या नहीं है, तो 20+20 और 30+30 क्या ये इक्वल है? नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि 40 जो है इट इज नॉट इक्वल टू 60। ये इक्वल कब हो सकता है? जब मैं चारों को 25-25 ले लूं, तो फिर मेरा 50+50 इक्वल टू 50 हो सकता है। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करूं, मतलब अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो ह्यूमन में हमको पता है 99.9% क्या है? सिमिलरिटी। ठीक है, तो अगर मैं मुझे कंपेयर करूं या फिर मैं कोई दूसरे आदमी के साथ मेरा खुद का डीएनए जो है उसको कंपेयर करूं, तो डीएनए जो है वो लगभग सेम है आपका। तो ये जो रेशियो जो होगा गिवन स्पीशीज के लिए वो सेम है, लेकिन ये जो रेशियो है ये वेरी करेगा फॉर डिफरेंट स्पीशीज। कौन सा वाला? A+T/G+C रेशियो is constant for given species but vary in different species। अगर मैं सिर्फ ह्यूमन की बात करता, मतलब गिवन स्पीशीज की बात करता, तो ये रेशियो आपका कांस्टेंट देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे अभी रेशियो निकालू तो A+T कितना था? 40, और G+C था मेरा 60, तो मेरा रेशियो यहाँ पे लगभग 2/3 आएगा। तो अगर मैं ये रेशियो मान के चलूँ कि मेरा और कोई दूसरे का, कोई दूसरा इंसान है, ह्यूमन है, तो उसका भी ये रेशियो सेम ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन अगर मैं ये रेशियो दूसरे के साथ कंपेयर करूँ, प्लांट के, मैं कॉलीफ्लावर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन के लिए तो सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे स्पीशीज के साथ कंपेयर करो तो वो चेंज हो जाएगा आपका। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो आपका चार गैस रूल में भी मेंशन है कि ये रेशियो गिवन स्पीशीज के लिए सेम है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज में वेरी करेगा। लेकिन ये जो मैं बोलता हूं कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और आपका ग्वानिन जो है इज इक्वल टू साइटोसिन, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही मेरा थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही मेरा साइटोसिन होगा। तो ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये आपके सारे स्पीशीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में बेस पेयरिंग करता है। तो यहाँ पे A+T/G+C, या फिर उल्टा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो A+ मतलब एक प्यूरिन आना चाहिए, एक पिरिमिडिन आना चाहिए, एक प्यूरिन आना चाहिए, एक पिरिमिडिन आना चाहिए। तो प्यूरिन आया, प्यूरिन आया, तो दो प्यूरिन नहीं आने चाहिए, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन आना चाहिए। यहाँ पे भी दो प्यूरिन आ गए, प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन, ये सही है। और ये वही रेशियो A+T/G+C को यहाँ पे उल्टा कर दिया है। या तो आप इसको ऐसा लिखो या फिर आप इसको ऐसा लिखो। ठीक है, A+C, A+C/T+G नहीं। तो ये जो है एज इट इज याद रख के जाना है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये भी आप पढ़ते हैं कि रूल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू चार गैप रूल, जितने एडिनिन होंगे उतने ही मेरे थाइमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही मेरे साइटोसिन होंगे। मतलब इन शॉर्ट, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन, खत्म है। और दूसरा रूल बोलता है कि अगर मैं A+T को यहाँ पे ऐड करूँ, तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, तो ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, दिस रेशियो विल वेरी अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट इट इज सेम इन डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके अंदर। इन अ परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज, if a percentage DNA percentage of thymine is 20%, and what will be the percentage of guanine? तो मुझे अभी बताओ ये क्या होना चाहिए इसका आंसर? जितना थाइमिन है उतना एडेनिन होना चाहिए दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे। तो 100 माइनस 20+20 कितना है? 40, कितना बचेगा? 60। ये 40 में कौन कौन आ गया? एडेनिन आ गया, थाइमिन आ गया।
60 में कौन कौन बचेगा, ग्वानिन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ग्वानिन का 30, साइटोसिन का 30, खत्म ही। ठीक है, ग्वानिन कितना है, 30। दिसंबर आपका सॉरी 2002 में पूछा गया। लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ बी डीएनए, वन लूप मतलब ये 1 टन की बात कर रहा है, और 1 टन मतलब पिच की बात कर रही है, तो कितना हो जाएगा पिच, 3.4 नैनोमीटर, ये भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये एक पिच या एक कंप्लीट टर्न जो है 360 डिग्री का कंप्लीट टर्न 3.4 नैनोमीटर का होता है। डीएनए इज मेनली फाउंड इन, इसके अंदर डीएनए देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ओनली, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम ये बोल ही नहीं सकते कि न्यूक्लियस में डीएनए नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए, तो साइटोप्लाज्म ओनली, क्या न्यूक्लियस छोड़ के सिर्फ साइटोप्लाज्म में डीएनए देखने को मिलेगा, नहीं। तो आप अगर अटकते तो दोनों के बीच में अटकते, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर मेनली डीएनए देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसके अंदर मेनली आपको आरएनए देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2/3 ऑफ राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए, और आरआरएनए सबसे ज्यादा न्यूक्लियोलस में देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियोलस बनेगा भी, असेंबल होगा किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। राइबोसोम कहाँ पे असेंबल होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियोलस को मैं राइबोसोम का फैक्ट्री बोल सकता हूँ। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप याद रखे तो रख लेना, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो आपका आरआरएनए जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस। ठीक है, रेस्ट ऑल अदर आरएनए पॉलीमरेजेस आर फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, अभी इसमें ऑल अदर भी बोलना सही बात नहीं, हालांकि आपके लेवल तक इतना नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर भी यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा और आरएनए पॉलीमरेज 3 आएगा। अगर हम प्लांट की बात करें, कुछ कुछ देखो, मुझे जो लग रहा है कि जो पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुकी है, तो कुछ याद रखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे पॉइंट्स बनते हैं यहाँ से। तो प्लांट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 भी देखने को मिलता है, 2 एक्स्ट्रा आरएनए पॉलीमरेजेस भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 4 और आरएनए पॉलीमरेज 5। तो ये जो 2 आरएनए पॉलीमरेजेस है, ये ह्यूमन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। प्लांट के अंदर 1 2 3 आरएनए पॉलीमरेज भी होगा, उसके साथ साथ 4 और 5 भी होगा, और ये दोनों भी किसके अंदर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, और विदाउट हिस्टोन होता है। मतलब इसके पास बैक्टीरिया के अंदर कंडेंसेशन के लिए हिस्टोन नहीं होगा, बल्कि हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो लीनियर नहीं होगा, लीनियर यूकैरियोट का होता है, लीनियर यूकैरियोट का होता है। सर्कुलर डीएनए होगा लेकिन विदाउट हिस्टोन होगा। ठीक है, इनके अंदर हिस्टोन नहीं होता है, इनके अंदर हिस्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक्चुअल हिस्टोन इज एब्सेंट। तो ये चीज याद रखनी है प्रोकैरियोट के अंदर। ठीक है,
और ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है कि इसके अंदर इसका खुद का एक जीनोम है, जैसे कि सर्कुलर डीएनए यूजुअली सिंगल क्रोमोसोम या एक ही क्रोमोसोम देखने को मिलता है, या फिर एक ही सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। और इसके साथ साथ इसके अलावा प्लाज्मिड डीएनए देखने को मिल सकता है, जिसके साथ इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मैं प्लाज्मिड डीएनए को निकाल दूं तो मेरा बैक्टीरिया मर जाएगा? तो ऐसा नहीं है। प्लाज्मिड डीएनए होने की वजह से इसको थोड़े से एडिशनल सुपर पावर मिलता है। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर प्रेजेंट है प्लाज्मिड के अंदर, तो उसकी वजह से ये वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक पे भी ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड डीएनए अगर मैं निकाल भी दूं तो ऐसा नहीं कि ये मर जाएगा बैक्टीरिया, उसको सिर्फ थोड़ा एडवांटेज जो है बचने का वो कम हो जाएगा। प्लाज्मिड हुआ तो बचने का एडवांटेज बढ़ जाएगा, लेकिन बिना प्लाज्मिड का भी आपका बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसमें दिया इन डीएनए व्हेन एजीसीटी अकर्स देयर एसोसिएशन इज एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। ये बेस पेयरिंग पूछ रहा है, तो एडेनिन किसके साथ बेस पेयरिंग करता है? थाइमिन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा? साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। हालांकि ये क्वेश्चन और क्लियर होना चाहिए था, ऑब्जेक्शन भी उठा होगा, लेकिन अगर हम पेयरिंग के हिसाब से जाए तो ऑप्शन 1 है आपका। ये पूछा गया है 1999 के अंदर। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्शन रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये उतना क्लियर ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको। इसमें दिया द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज द डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में हिस्टोन का कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होता है, यहाँ पे हिस्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट को एलिमिनेट करूं, दूसरे का दिया है डीएनए सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड इन प्रोकैरियोट, तो इसके अंदर जो है यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट। तो अभी इसमें देखो, इसमें क्या है कि प्रोकैरियोट में भी रिपीटेटिव हो गए लेकिन रेयर हो गए। तो प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ये देखने को मिलेंगे, लेकिन कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। जीन्स इन द फॉर्मर केस आर ऑर्गेनाइज इनटू ओपेरॉन। तो फॉर्मर में ये फॉर्मर हो जाएगा और ये लेटर हो जाएगा। तो फॉर्मर मतलब यूकैरियोट के अंदर बोल रहा है कि जीन्स आर ऑर्गेनाइज इनटू ओपेरॉन्स, तो इसके अंदर ओपेरॉन वाला जो कंसेप्ट है वो रेयर देखने को मिलेगा। इसमें ओपेरॉन जो है ये रेयर देखने को मिलेगा। रेयर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर होना चाहिए ये, लेकिन आंसर की में आपको बी दिया हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। एक्सेप्शन बोल सकते हैं आप, लेकिन 100% एक्यूरेट हम नहीं बोल सकते इसको। और सी में भी देखो, सी में हम यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस यहाँ पे ऑल्दो इन्होंने दे रखा है कि प्रेजेंट यूकैरियोट में, लेकिन हम टोटली एब्सेंट नहीं बोल सकते प्रोकैरियोट में, क्योंकि इसके अंदर भी रेयरली ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये प्लस क्वेश्चन या फिर बोनस क्वेश्चन होना चाहिए था। जीन्स आर पैकेज्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय। अभी जैसे कि इसमें हमने बात किया कि देयर आर नो एक्चुअल हिस्टोन प्रोटीन बट हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, जैसे कि एसएमसी प्रोटीन होगा जिसको हम स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, और उसके अंदर लूप्स आपको देखने को मिलेंगे जब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, स्कैफोल्ड देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जीन्स आर पैकेज इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय। अगर जीन्स की बात करूं तो जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होगा। डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको पैकेज करने के लिए कौन से प्रोटीन होनी चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे एसिडिक नहीं होना चाहिए। एक्टिन तो साइटोस्केलेटन है, ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। हिस्टोन्स तो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, क्योंकि हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक प्रोटीन्स जैसी चीज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस भी हेल्प करते हैं, और कुछ प्रोटामीन्स जो होते हैं, प्रोटामीन्स ऑल्सो हेल्प, ठीक है। जैसे कि आपका स्पर्मिन हो गया। तो ये कुछ प्रोटीन्स है जो बेसिक प्रोटीन्स इसके अंदर होंगे, जो पैकेजिंग में हेल्प करेंगे, पर्टिकुलरली इन प्रोकैरियोट्स। तो ये पूछा गया 1997 के अंदर। रेडियो ट्रेसल टेक्निक शो दैट डीएनए इज इन
अभी के लिए ये टेक्निक आपको नहीं दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम ये कवर कर रहे हैं सीरीज 37 ईयर्स की, तो उसके अंदर मैं ये दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक शोज द डीएनए इज इन डबल हेलिक्स स्टेट। तो आप डायरेक्टली इसको याद रख के जा सकते हैं। रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या है डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ H2A, H2B, H3, H4। H1 जो है कोर के अंदर एब्सेंट होता है और H0 जैसा कोई चीज नहीं होता। तो ये 1993 के अंदर पूछा गया है। ये भी आप देख सकते हैं H1 हिस्टोन बाहर की तरफ है। जो आपका कोर होगा, ये जो कोर होगा, ये कोर के अंदर H2A होगा, H2B होगा, H3 होगा और H4 होगा। ये सब के दो दो कॉपीज होंगे और इसके वजह से आपका बनेगा ऑक्टेमर, ठीक है। और डीएनए के ऊपर ये इस तरीके से, या फिर डीएनए आपका अनबाउंड होगा अराउंड दिस न्यूक्लियोसोम, और एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड आपका 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो है वाउंड किया जाएगा। और इसका अगर मैं डायमीटर भी देखूं ये न्यूक्लियोसोम का, तो लगभग आपका 11 नैनोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। A DNA with unequal nitrogen bases would most probably be unequal। अभी अगर मैं ऐसी बात करता कि 5 प्राइम ये है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पे थाइमिन बाइंड करेगा, तो ये इक्वल कब होगा, मतलब जितना एडिनिन है उतना ही थाइमिन होगा। कब होगा, जब ये डबल स्टैंडर्ड की हम बात करें, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड में तो वो बाइंड करेगा ही नहीं ना आपका। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखने को कहाँ मिलेगा आपको। और चार गैप्स रूल का भी ये एक्सेप्शन है कि चार गैप्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए चार गैप्स रूल आपका यूज नहीं किया जाता। तो डबल स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर तो उल्टा इक्वल नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलेगी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ट्रिपल और फोर स्टैंडर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे फॉलो किया जाए। लेकिन जब ये अकेला होगा तो अकेले के अंदर आपको अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शन टू चार गैप्स रूल है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 1993 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, इसको भी आप डायरेक्टली मार्क कर दो। 1993 में पूछा गया है। न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट किसके अंदर आप देख सकते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज तो ऐसे भी गया, आप यहाँ पे इसको विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी आप उसको ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे आप, ठीक है। अगर मुझे न्यूक्लियस सेपरेट करना है, लाइसोसोम सेपरेट करना है, फिर मुझे माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट करना है, तो फिर मैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज करूंगा। और आरपीएम बढ़ा बढ़ा के मैं एक एक ऑर्गेनल को सेपरेट करते जाऊंगा। लेकिन मुझे ऑर्गेनल सेपरेट नहीं करना है, मुझे न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट पढ़ना है। लाइट माइक्रोस्कोप जो आप यूजुअली लैब के अंदर पढ़ते हो, क्या उसके अंदर आपको इतना डिटेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डीएनए का? नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगेन उतना भी डेप्थ में स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा जितना आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में देखने को मिलेगा। और अगर आपने वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो ये आपको वहां पे मिला होगा कुछ क्लू वहां पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट। एन ऑक्टेमर ऑफ 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स विद डीएनए फॉर्म। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? एंडोसोम नहीं, न्यूक्लियोसोम सही बात है, मीजोसोम नहीं, सेंट्रोमियर ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी आपसे सॉल्व हो गया होगा, 1990 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायग्राम ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया। तो ये पार्ट 1 जो है आपका खत्म होता है। इस तरीके से टोटल मुझे अराउंड 200 क्वेश्चन मिले हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। एक एक करके हम सारे पार्ट में उसको खत्म कर देंगे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि लास्ट में एक ही बड़े से लेक्चर में वो सारे पार्ट्स को मैं कंबाइन कर दूं, तो आपका एक ही लेक्चर जो है आपका 4-5 घंटे में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये चैनल नया है और बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज में लेके आने वाला हूँ इसके अंदर। उसके साथ साथ आपने ये क्वालिटी तो देख ही ली होगी कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ इसके अंदर, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। धीरे धीरे अपन वन शॉट वाली सीरीज भी चलाएंगे, और ऐसा मैं पढ़ाऊंगा कि वैसे आपको पूरे एंटायर यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपना जो लेवल है वो अलग है, क्योंकि मैं नेशनल लेवल के जो स्टूडेंट्स है पीएचडी के लिए, उनके लिए भी मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो
CSN नेट, लाइफ साइंस, DBT, ICMR, आइसर, ठीक है, BARC, TIFR, ये सारे नेशनल लेवल के जो PhD बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम थे उसके लिए भी मैं बच्चों को प्रिपेयर करता हूँ। तो मेरा नॉलेज अच्छा है और इसके साथ साथ एक्सपर्टीज भी अच्छा है, तो बहुत इससे आपको फायदा होगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।